नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिव्य प्रकाश सिसोदिया है। मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने यूपीपीसीएस 2018 की परीक्षा में कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में 16वीं रैंक हासिल की है, जिसके तहत मुझे असिस्टेंट कमिश्नर का पद प्राप्त हुआ है। तो आज डीकेटी के मंच के माध्यम से मैं आपसे कुछ अपनी रणनीति शेयर करूँगा और कुछ बिंदुओं को समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे हम अपनी तैयारी करें। तो मुख्यतः मेरा जो विकल्प होगा वह ये होगा कि मैं आपसे 3-4 बिंदुओं पर विशेषतः बात करूं। पहला बात यह होगी कि क्योंकि मैं एक हिंदी माध्यम का छात्र हूं, तो मैं अपनी रणनीति बताऊंगा कैसे हिंदी माध्यम में हम एक अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं सिविल सेवा परीक्षा में। दूसरा ये होगा कि मुख्य परीक्षा लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बिंदु हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिन पर हमें फोकस करना है, ताकि जो हमारी रणनीति है, जो हमारी परीक्षा का लिखने की क्षमता है, वो परीक्षा को प्रभावित कर सके और हम अच्छे मार्क्स ले आएँ। तीसरा यह होगा कि जो आपका ऑप्शनल होता है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, और इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें उस पर भी मेरा विशेष फोकस रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले बिंदु से कि हिंदी माध्यम का छात्र होकर हम कैसे सिविल सेवा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरा मानना है कि मैं हिंदी माध्यम का ही छात्र हूँ, मेरी सभी जो शिक्षा दीक्षा है वो ग्रामीण परिवेश में हुई है। तो हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सभी हिंदी माध्यम में हुई है। तो मेरा मानना है कि जैसा कि हम देखते हैं कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि एक डर बैठ जाता है हमारे अंदर कि अंग्रेजी माध्यम से हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं कि रिजल्ट लगातार हिंदी माध्यम का गिरता जा रहा है। तो आपको पहली बात तो आपको अगर ये परीक्षा पास करनी है तो आपको ये डर अपने अंदर से निकाल देना है कि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये चीज़ें रहेंगी कि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और आप कैसे ये परीक्षा पास कर सकते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक तनाव आपके अंदर रहेगा ही रहेगा, जो आपके पढ़ाई के दौरान एक रुकावट जैसी स्थिति आपके सामने पैदा कर देगा। तो आप बिल्कुल भी ना ये सोचिए, बिल्कुल बेझिझक आप पढ़िए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई माध्यम मैटर करता है, चाहे अंग्रेजी माध्यम हो चाहे हिंदी माध्यम हो। अगर आप अच्छा करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। हालाँकि हिंदी माध्यम के साथ ही समस्या है कि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, बहुत मुश्किल से रिसोर्सेज मिलती हैं। तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि जो आपकी बुक लिस्ट है कि एनसीईआरटी तो आप पढ़ते ही होंगे, एनसीईआरटी कुछ जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो जाती है, इतिहास के लिए बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, आर.एस. शर्मा जैसी किताबें हैं। ज्योग्राफी के लिए आप परीक्षावाणी जैसी प्रकाशन उठा सकते हैं, जो कि मैंने पढ़ा था, हालांकि वो प्री के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिलेबस अपने पास रखिए और उसमें जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को चाहे आप यूट्यूब की सहायता से पूरा कीजिए या इंटरनेट की आप सहायता ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी तैयारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो हिंदी माध्यम में क्या है कि आपको जो मेंस की जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हम आंसर राइटिंग में इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो हम लिख रहे हैं, जो हमारी भाषा शैली है वो इतनी सटीक होनी चाहिए कि वो प्रभावित करे परीक्षक को। क्योंकि आपका लेखन शैली ही जैसी होगी वैसे ही आपके मार्क्स आएंगे। वहाँ पर आपका प्रतिनिधित्व आपकी उत्तर पुस्तिका कर रही है जो आप वहाँ पर लिख के आए हैं। तो मेंस की तैयारी के लिए जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, एक तो आपका जो आंसर हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप थ्योरी लिखते जा रहे हैं, तो टू द पॉइंट आप अपने आंसर रखिए। और दूसरा आप इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ भी आपको ज़रूरी हो वहाँ पर आप ग्राफ का अगर यूज कर सकते हो, ग्राफ बनाकर समझा सकते हैं अपनी बात को, या कोई डायग्राम बना सकते हो वो बना सकते हैं। मैप अगर आप यूज करते हो मैप बनाइए आप। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न करने की आप कोशिश करें, हल करें। और लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी क्वालिटी गिर जाए। तो गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए प्रत्येक प्रश्न को आप अटेंड करने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो राइटिंग स्पीड है उस पर आपको विशेष फोकस करना होगा। क्योंकि 2018 में पहली बार ये पैटर्न आया था कि जब यूपीएससी के बेस पर ये परीक्षा ली गई थी, तो वहाँ पर मैंने ये खुद भी महसूस किया कि अगर आपके पास राइटिंग स्पीड है और अच्छा लिखने का स्किल है, आपको तरीका पता है, आप एक बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा कर पा रहे हैं अपने आंसर का, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने अपने प्रत्येक आंसर में यही किया था और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहला प्रयास था और मुझे ये सफलता पहले प्रयास में ही मिली है। तो हिंदी माध्यम में ही बच्चे आ रहे हैं, ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी जो है वो इस हिसाब से लेकर चलिए कि आप कम्पीट कर सकें। आपको ऐसा ना हो कि आप अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हिंदी माध्यम में रिजल्ट डाउन हो रहा है तो मेरा कैसे होगा, मैं नहीं कर सकता। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो बिल्कुल आपके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा और वो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं रुकावट डाल देगा। तो परीक्षा की तैयारी के दौरान आप ऐसा कर सकते हैं, मेंस के लिए अगर आपको लगता है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ का भी सहारा ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर हम लिखते हैं तो हमको अपनी कुछ कमियां तो पता चलती हैं, ताकि साथ ही साथ हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर हो जाता है, और हम जो ताकि हमसे एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम्स आए हमारे सामने
तो वो प्रॉब्लम्स हम पहले ही फेस कर लेते हैं, तो उसके लिए हम खुद को सुधार करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो सुधार की वही स्थिति हमारे अंदर आ जाती है जब हमको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं। तो उससे आपके दो फ़ायदे होंगे। पहला तो आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। दूसरा कि आपका सिलेबस भी कवर होना शुरू होगा कि आपको पहला टेस्ट ज्योग्राफी का लिखना है, हिस्ट्री का लिखना है, हिस्ट्री के किस टॉपिक का लिखना है। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो आपके टॉपिक भी अच्छे से कवर होते चले जाएंगे, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर कुछ ऐसा है कि आप टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे हैं या नहीं ले सकते हैं, तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। आप घर पर ही A4 साइज़ के पेपर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने भी लिए थे। उन पर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अपना जो आप लिखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो कोई आपके विश्वसनीय व्यक्ति होंगे जो इस फील्ड में हों, या जिन्हें आपको लगता हो आपको कि वे आपकी कुछ कमियां बता सकते हैं, तो वो ज़रूर आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि भाई मैंने ये आंसर लिखा है, ये चेक कीजिए, बताइए। तो जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना मेंस आपका बेटर होगा, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब जो हम किताबी ज्ञान होता है, जो हम पढ़ते हैं, वो एक अलग मायने रखता है। आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, वो एक अलग मायने रखती है। लेकिन जो मुख्य बात है वो यह हो सकती है कि आपको ये देखना है कि आप जो लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहे हैं, आपकी लिखावट कैसी है, आपने किस तरीके से अपने आंसर को प्रस्तुत किया है, वो मेंस में बहुत मायने रखता है। और मेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किताबें पढ़िए, NCERT भी आप पढ़ते हैं, पॉलिटी भी आप पढ़ते हैं, सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, मैं कोई आपको बनावटी चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो वास्तविकता है वो बताऊंगा। मेंस में जो मुझे लगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, वो चीज़ थी कि जो आप पढ़ते हैं आप उसको सोचते कितना है, आप उसको ऑब्ज़र्व कितना करते हैं। जैसे कि आप दिल्ली है शहर में रहकर पढ़ रहे हैं, या इलाहाबाद है शहर में रहकर पढ़ रहे हैं, और प्रश्न आ जाता है कि शहरी नियोजन से आप क्या समझते हैं, क्या क्या शहरी समस्याएं हैं, शहरीकरण की क्या समस्याएं हैं। तो अगर आप इस आंसर को भी किताबी ज्ञान से लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये परीक्षा पर ज़्यादा प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाएगा। आप दिल्ली है शहर में रह रहे हैं, इलाहाबाद रह रहे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो आप वो प्रॉब्लम रोज़ फेस करते हैं कि वहाँ का पोल्यूशन स्तर कैसा है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वर्षा है तो पानी कैसे रुक जाता है, क्या क्या कमी नगर निगम की। तो वो आप जितना ऑब्जर्व करके लिखेंगे तो मुझे लगता है उतना बेटर होगा। किताबी ज्ञान ना तो परीक्षक चाहता है और ना ही आपको लिखना है। आपको जो चीज़ ऑब्जर्व आप करते हैं वो आप लिखते हैं। जैसे कि मैं अपना उदाहरण तो 2018 के मेंस में एक क्वेश्चन भूखमरी पे की समस्या पर आया था, तो मैंने GS के पेपर में और इस आंसर में मैंने कोटेशन का भी यूज़ किया था। मैंने एक कविता लिखी थी ताकि, क्योंकि मुझे लगता था कि वो वहाँ पर ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल सोचें कि मुझे ऐसा ही लिखना है, किसी ने मुझसे ऐसा बताया था। हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप पर फिट ना बैठे, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड कर लीजिएगा। जो मेरी रणनीति है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मेंस लिखते समय जो मुझे लगा वो मुझे सबसे यही लगा कि आप जब पूरे प्रश्न आप जब ही अटैम्प्ट कर सकते हैं जब आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होगी और आपके लिखने का तरीका अच्छा होगा, समझाने का तरीका अच्छा होगा। आप डायग्राम बेस्ड लिखिए, आप ग्राफिंग का यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 पेज दिए गए हैं तो आप पूरा भर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगी मेंस में एक हिंदी का पेपर आता है 150 नंबरों का होता है, एस्से आता है 150 नंबर का होता है, उसमें आपको 3 एस्से लिखने होते हैं। तो एस्से लिखते समय तीनों एस्से 50-50 प्रश्न के होते हैं, 50-50 नंबर के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम 2 एस्से अच्छे लिख दें और तीसरा एस्से हमारा थोड़ा हल्का रह जाए। आपको तीनों को इक्वल देखना है, तीनों इक्वल मार्क्स आपको प्रदान करेंगे। तो एस्से राइटिंग में भी आपको यही ध्यान रखना है। अपनी जो वर्ड लिमिट होती है उसको भी ध्यान रखिए। हो सकता है वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाए, तो वो इतना सोचने वाली बात नहीं है, वो हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल उसको जो शब्द है उसे काउंटिंग करके लिखेंगे। तो उसमें आपको करना है कि जब आप एस्से लिख रहे हो तो आपका एस्से जो आपका टॉपिक है उस पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एस्से लिखते लिखते आप अपने टॉपिक से ही बाहर चले गए। जहां आप कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, अपनी खुद की ऐसी यूनिकनेस होती है आपके अंदर, और वो हर एक के अंदर होती है। मेरे अंदर भी थी, आपके अंदर कुछ और होगी। अपनी यूनिकनेस का प्रयोग कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बता दिया हम उसी पैटर्न पर लगातार चल रहे हैं। मेरा मानना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप एक चेंज ला सकते हैं अपने आंसर में। जो चेंज परीक्षक को दिखाई देगा उस चेंज को आप लाइए अपने आंसर राइटिंग में, वो बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि जो मेरे अंदर यूनिकनेस है, जो मेरे अंदर नयापन है, क्योंकि मेरा पहला प्रयास था, पहला ही मेंस था, तो वो नयापन मैं अपने वहाँ पर डालने का प्रयास करूँ। सब लोग अपनी अपनी रणनीति बताते हैं, लेकिन आप अपने आप में यूनिक हैं। आप खुद पर विश्वास रखिए कि आप जो लिख पाएंगे वो टू द पॉइंट लिख पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। अगर कोई भावनाओं में बहकर लिखेंगे या कुछ लिखेंगे तो मुझे लगता है उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि वो चीज़ जब ज़्यादा मैटर करती है जब आप उस टॉपिक भी आपका वैसा ही होगी जहाँ पर भावनाएं आपकी मांग रहा हो, लेकिन आपके उसमें आंकड़े होने चाहिए। आप दिखाइए कि हमने ये लिखा है तो हमने क्यों लिखा है। जब आप ये सब चीज़ें अपने परीक्षक को दिखाएंगे तो वो ज़रूर आपसे प्रभावित होगा। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है। GS में क्या होते हैं, हमारे 4 पेपर होते हैं जो 2018 के पैटर्न से ही करे हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 मार्क्स का होता है आपका।
तो उसमें क्या करना होता है, आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और जो शुरू के 10 क्वेश्चन होंगे वो 8-8 नंबर के होंगे और जो बाद के 10 क्वेश्चन होंगे वो 12-12 नंबर के होंगे। तो शुरू के 8 क्वेश्चन है वो 125 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं और बाद वाले 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो आप लिखते समय ये बात ध्यान रखिए कि वर्ड लिमिट जो आपको दी गई है उसका आप बिल्कुल ध्यान रखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वर्ड लिमिट आपकी थोड़ी बहुत क्रॉस हो रही है तो आप डर रहे हैं उस चीज़ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी बात को कहिए, आप अपनी बात को लिखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लिखने के नंबर मिलेंगे, अच्छा लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। गुणवत्तापूर्ण अगर आप अपना कर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मेरा मानना है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। और लिखते समय एक बात का और ध्यान रखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ऐसे टाइप आपने जीएस में लिख दिया है, पूरा पॉइंट लिखिए। कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर क्वेश्चन आया था कि मौर्यकालीन कला संस्कृति से कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ऐसा नहीं कि आप मौर्यों का राजनीतिक इतिहास लिखना शुरू कर दें। आप सीधे कला संस्कृति पर आइए, मौर्य साम्राज्य का थोड़ा सा परिचय देकर। आपकी बॉडी पूरी कला संस्कृति पर बेस्ड होनी चाहिए। हो सकता है तो आप स्तंभों के आप वहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हैं। तो वो सब चीज़ आपके ऊपर मैटर है कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, और आपका वही डिज़ाइन आपको मार्क्स दिलाएगा। बाद में जाते जाते आप निष्कर्ष भी जरूर लिखते हुए जाइए, तो एक आपका आंसर एक बॉडी में जो है वो बदल जाएगा। जैसे कि मेरा अपना खुद का है कि मेरा मेंस में कोई आंसर नहीं छूटा था, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझ पर थोड़ा कम आते थे मुझे, लेकिन वो भी मैंने कोशिश की थी कि मैं उनको लिखूं और मैंने लिखे थे। और जो मुझ पर अच्छे से क्वेश्चन आते थे तो मैं आपको बिल्कुल वास्तव बता रहा हूँ, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा था, कोई पेज मैंने ऐसा नहीं छोड़ा था कि मैं कहीं लिख ना पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए बहुत था। यूनिकनेस मैंने अपनी वहाँ पर दिखाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने किताबी ज्ञान लिखा, सब कुछ किताब से याद करा हुआ लिखा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप मेंस लिखने बैठेंगे और आपके पास टाइम कम होगा तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, आप सब भूल जाएंगे कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या लिखा था। वहाँ पर मेंस क्या है, मैं आपको एक शब्द में कहूँ तो मेंस है आपकी एट प्रेजेंट टाइम पर आपके माइंड की क्या क्रिएटिविटी है, आप क्या सोचते हैं, आपको प्रश्न पढ़कर क्या क्या विचार आपके दिमाग में आए हैं और उन विचारों को आप किस तरह से संजो कर आते हैं, वो है मेंस। वो आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतना बेटर उसका रिजल्ट मिलेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सबका अपना अलग अलग हो सकता है। मेरा इतिहास था, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का समाजशास्त्र होगा, कुछ साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे। तो इसमें भी आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट होता है, मेरा मानना है कि उस पर आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी पकड़ होती है, क्योंकि वो आपका 400 नंबर्स का आपका आता है और आपके ही सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो ऑप्शनल मेरा इतिहास था, तो इतिहास की स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन आपको जो भी सुन रहे हैं, चाहे आपको ऑप्शनल कुछ भी, आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शनल में आप एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा स्कोर क्रिएट करेंगे तो वो आपके मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्योंकि जीएस में अगर हम थोड़ा वीक रह जाते हैं तो मेंस हमारे वहाँ पर कमी पूरी कर देता है। मेरा तो यही कहना है कि आप सबको इक्वल टाइम दीजिए, इक्वल टाइम मैनेजमेंट रखिए अपने पास, और इसी ढंग से लिखिए कि आपका जो लिखावट हो वो कहीं ना कहीं प्रभावित करे परीक्षक को। जो इसका अंतिम चरण होता है वो साक्षात्कार का होता है। साक्षात्कार में आप मेरा तो ये मानना है कि आप जैसे हैं वैसा दिखिए, आप जिस एज के हैं, जिस रंग ढंग से आप निकल कर आए हैं वैसा दिखिए। कोई बनावटीपन वहाँ पर नहीं लगता है अच्छा। हालांकि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं कि जाइए आप गुड मॉर्निंग या गुड जो भी आपका समय है वो बोलिए, अच्छे से बैठिए, परमिशन लीजिए, थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए, वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि इंटरव्यू टाइम पर आपका बनावटीपन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जैसे मेरा पहला इंटरव्यू था, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कोई इंटरव्यू कहीं फेस नहीं किया था, ना कहीं स्कूल में, ना कहीं किसी पब्लिक सेक्टर में, कहीं मैंने कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया था। ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। और ये समय भी ऐसा था कि कोरोना के चलते मैं कहीं मॉक इंटरव्यू भी नहीं ले पाया था। मैंने कहीं से ना तो कोई मॉक इंटरव्यू लिया किसी कोचिंग पर, और ना ही मैंने कहीं ऑनलाइन इंटरव्यू लिया। लेकिन ये अवस्था कि जब आप मेंस लिख देते हैं तो आपके पास नॉलेज अच्छी खासी हो जाती है। आपके इंटरव्यू में जो होता है वो आप किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप अभिव्यक्ति क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कैसे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कैसा आप उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, अपनी बात को आप किस ढंग से रखते हैं, वो वहाँ पर मायने रखता है। तो इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करिए। हो सकता है आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जैसा अच्छा लगे। मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं लिया था, मेरी जो तैयारी हुई थी वो घर पर हुई थी। घर में आप ये कर सकते हैं कि जो आपके आसपास या आपके घर में कोई हो सकते हैं ऐसे सज्जन लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, तो उनको आप अपने सामने बैठाइए, उनसे क्वेश्चन पुटअप करिए। मैंने भी ऐसे किया था, मेरे घर में थे तो मैंने उनके साथ ऐसे किया था कि मैं उनके सामने बैठता था, बिल्कुल उसी ढंग में बैठना जैसा आप इंटरव्यू ही दे रहे हैं, उसी ड्रेसअप आप करिए। और एक काम और करिए कि आप अपनी वीडियो भी बनवाइए, किसी को फ़ोन दे दीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि घर में फ़ोन होते हैं, फ़ोन दे दीजिए, तो बाद में उस वीडियो को आप देखिए, म्यूट करके भी सुनिए और ऑडियो में भी सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप बोल कैसा रहे हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो अपने डेली यूज वाले वर्ड हैं वो आप इंटरव्यू में
प्रयोग कर रहे हैं और वो अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पर, तो आप उन सब गलतियों को अपनी खुद भी पकड़ सकते हैं। और मेरा यही मानना है कि जितनी गलती आप खुद पकड़ सकते हैं तो मुझे लगता है उतना ही प्रभाव, उतना ही सुधार आप ज़्यादा करने की स्थिति में होंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि एक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है तो आप एक अपना फ़ोन रखिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए अपनी आवाज़ की, खुद ही क्वेश्चन पुटअप करिए, खुद ही आंसर पुटअप कीजिए, कहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं, अब परीक्षक क्या पूछ सकता है, अब इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछ सकता है। तो ऐसा अपने दिमाग में रखिए। आप क्वेश्चन भी खुद जनरेट करेंगे, आंसर भी खुद देंगे, तो आपको डबल बेनिफिट देगा। आप पकड़ लेंगे कि अगर मैंने इस प्रश्न का आंसर ये दिया तो हो सकता है कि मेरे आंसर में से जो साक्षात्कार बोर्ड है वो ये प्रश्न दूसरा निकाल सकता है। तो आप ऐसे कीजिए, अपनी खुद की ऑडियो बनाइए, जो विश्वसनीय लोग हैं उनको वो ऑडियो भेजिए, अपने परिवार में सुनाइए। तो वो कहीं ना कहीं आपकी, जब आप रात को सोने जाते हैं तो अपने कान में ईयरफोन लगाइए, वो ऑडियो सुनिए, आप अपनी गलती खुद पकड़ लेंगे कि यार मैं इससे अच्छा आंसर भी शायद दे सकता था। तो ये पूरी रणनीति होती है। बाकी बुक लिस्ट तो आपको पता ही है, मैं यहाँ कोई बुक लिस्ट ऐसा कुछ शेयर करूँगा वो आपको सब पता है। मैं अपना केवल जो मेरी वास्तविकता है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया था। तो बुक लिस्ट में तो यही है कि आप अपना जो NCERT है वो बेस आपका क्लियर कर ही देगी। हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र और RS शर्मा प्राचीन भारत के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन मायने यही रखता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसे आप किस तरह से बोल सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, वो सब चीज़ आपके मायने रखती है। जब आप मेंस देने बैठेंगे वो सब चीज़ आपको खुद ही पता चलेगी। तो बिल्कुल अपनी वास्तविकता में रहिए। हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी को अपनी ताकत बनाइए। आप हिंदी की भाषा शैली जितनी अच्छी लिखेंगे उतना ही परीक्षा प्रभावित होगा। तो आप अपनी हिंदी मजबूत कीजिए। हिंदी माध्यम के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग साइंटिफिक नहीं लिखते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी लिखावट में, अपनी भाषा शैली में शब्दों का अच्छा चयन नहीं करते हैं। तो आप उस चीज़ को अपनी देखिए और गौर कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपकी हिंदी की भाषा शैली कैसी है, लिखावट कैसी है। तो हिंदी माध्यम से कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदी माध्यम का ही हूँ, पहले अटैम्प्ट में मैंने 16वीं रैंक कॉमर्शियल टैक्स में प्राप्त की है। तो एक आप चाहे मुझे एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं या आपका मनोबल जो बढ़ाओ तो वो आप कर सकते हैं। तो मित्रों यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ और वो लगता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका मनोबल बढ़ेगा और हिंदी माध्यम मुझे लगता है कि आपके मार्ग में रुकावट नहीं लाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।